फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग एज यूजुअल 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट एडिटोरियल जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम लोग समझेंगे कि एमपॉक्स वायरस क्या है, जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। कुछ जानते हो कि पेशेंट मिले हैं जो एमपॉक्स से ग्रसित है। पुणे का एडजॉइनिंग जो एरिया है वहाँ पे कुछ पेशेंट्स अभी पाए गए हैं जो एमपॉक्स से ग्रसित है। तो एमपॉक्स वायरस क्या है, WHO ने इसको क्यों PHEIC घोषित किया है, समझे। जीका वायरस क्या है, निपा वायरस क्या है। तो ये तीनों ही बीमारी हम लोग समझने जा रहे हैं। ये तीनों ही वायरस आखिर आता कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है, समझ गए ना। N77 देखो, यानी कि सेकेंड जो एडिटोरियल देखो, बहुत ही चौंकाने वाला फिगर है ये कि जो यूथ जो पॉपुलेशन है, यूथ जो रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में जो यूथ पॉपुलेशन है जिसका उम्र वही 18 से लेकर 25 साल तक का है, उसमें से 20 से और 25%, 20% से लेकर 25% ऐसा आबादी है जो बोलता है हमको काम नहीं करना है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि आखिर क्यों नहीं बोल रहा है कि काम नहीं करना है, क्यों बोल रहा है ऐसा कि काम नहीं करना है। आमतौर पर डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले एज वाले लोग को तो काम करना चाहिए, उसी के ऊपर देश टिका हुआ है, सही बात है ना। तो देखो वही अराउंड 1/4 यानी कि 20 से लेकर 25% जो यूथ पॉपुलेशन हमारे रूरल इंडिया में, उसका कोई एस्पिरेशन ही नहीं है। एंड लास्ट वन जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है, हिंडनबर्ग, जानते हो हिंडनबर्ग जो रिसर्च हुआ था, जो उसका खुलासा हुआ था 18 मंथ पहले, तो वहाँ पे अडानी को खटगड़े में रखा गया था, है ना। अब इस बार क्या है कि जो चेयरपर्सन है सेबी का, रेगुलेटर का जो चेयरपर्सन है, भुज नाम है उनका, है ना, मतलब मैं टाइटल बता रहा हूँ उनका। तो उनके ऊपर भी इल्ज़ाम ये है कि उनका भी शेयर लगा हुआ था और अभी हस्बैंड का शेयर लगा हुआ है। मैंने कई बार बोला भी है क्लास में, ये बहुत ही टेक्निकल होने जा रहा है थर्ड एडिटोरियल, इसे बहुत ही टेक्निकलिटी समझोगे, सेबी का, रेगुलेटर का, इकोनॉमिक्स का, समझ गए। चलो शुरू करते हैं हम लोग, थोड़ा देखते हैं एमपॉक्स वायरस क्या है, जीका वायरस क्या है और निपा वायरस क्या है। GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समझो बच्चे लोग, यहाँ पे समझना होगा तुम लोग को कि कोई भी बीमारी को यदि PHEIC घोषित कर दिया जाए, हाँ, PHEIC का मतलब क्या होता है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। यदि अब कब घोषित किया जाता है किसी भी बीमारी को PHEIC बाय WHO, ये तब घोषित किया जाता है जब चांस है कि वो दूसरा कंट्री में भी फैल सकता है। जब ये तय हो जाता है कि ये जो बीमारी है ये बीमारी रीजनल नहीं रहा, उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, ये बीमारी दूसरे जगह पे भी जा सकता है। जैसे कोविड-19 को भी PHEIC घोषित किया गया था और उसका तो पेंडेमिक बन गया। उस तरह जीका वायरस को भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में जीका वायरस क्या है। जीका वायरस को भी जब ब्राज़ील में आउटब्रेक हुआ था, जब ब्राज़ील में जीका वायरस फैलना शुरू हो गया था, तो उस समय भी WHO ने इस बीमारी को भी PHEIC घोषित किया था। PHEIC का मतलब क्या होता है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। इसका मतलब एक कंट्री में वो बीमारी नहीं रहेगा, वो बीमारी का चांस है कि दूसरे कंट्री में भी फैल सकता है, इसलिए बाकी कंट्री का भी सहयोग की जरूरत है। दैट इज द स्टेटस ऑफ PHEIC। देखो तो केसेस कुछ कंफर्म हुए हैं, वही कह सकते हो कि लगभग 13 कंट्रीज़ में, 13 कंट्रीज़ में 2024 में एमपॉक्स पाए गए। देखो पहले मंकी पॉक्स बोला जाता था इसको, तो 2 साल 3 साल पहले ही इसका नोमेनक्लेचर मंकी पॉक्स ना बोल के एमपॉक्स लिखा गया। बोल सकते हो ऐसे मंकी पॉक्स, मगर WHO ने, कह सकते हो जो रिलेवेंट जो अथॉरिटी है, उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स नहीं बोलना है, इसको एमपॉक्स बोलना है, समझ गए ना। तो देखो एमपॉक्स जो है, यानी कि जो मंकी पॉक्स है, वो 13 कंट्रीज़ में डिटेक्टेड हुआ 2024 में, और 96% जो केसेस है या 96% जो डेथ है वो केवल तुम्हारा कंगो से ही संबंधित है। कंगो जानते हो ना, DRC, जहाँ पे कोबाल्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 2022 में, हाँ, DRC है कि नहीं है, और दूसरा भी है, दो कंगो है, यहाँ देखो कंगो रिपब्लिक भी है ना,
और एक दूसरा तुम्हारा हाँ DRC भी है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग 2022 में भी आउटब्रेक हुआ था। उस समय देखो 70 कंट्रीज में इम्पैक्ट पड़ा था इसका, बट बच्चे लोग उस समय फर्टिलिटी रेट बहुत कम था, 1% से भी कम था। इस टाइम फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, 3 से लेकर 4% है। यानी कि 100 आदमी यदि ग्रसित है एमपॉक्स से तो 3 से लेकर 4 आदमी मर रहा है। अब पहले 2022 में जब आउटब्रेक हो रहा था तो यदि 100 आदमी ग्रसित है तो लगभग 1 आदमी या 1 आदमी से भी कम आदमी मर रहे थे। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब कब ये अभी का डेडली है ना, अभी जो आउटब्रेक हुआ है 13 कंट्रीज में ज़्यादा डेडली है क्योंकि अभी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है इसका। तो इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता है। तो देखो वहाँ पे बहुत सारे पाए गए। अभी तक जो इस साल कहोगे तो 500 से अधिक डेथ हो चुका है टिल नाउ। इसलिए इंटरनेशनल हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। रिसेंट टाइम में देखो न्यू फॉर्म ऑफ वायरस, जानते हो म्यूटेशन होता है ना, तो अलग अलग टाइप, जैसे कॉन्गो से आएगा तो थोड़ा न्यू अलग टाइप होगा, जो दूसरे एरिया में होगा तो थोड़ा अलग टाइप। हालांकि ये डीएनए बेस्ड वैक्सीन, डीएनए बेस्ड वायरस है तो बहुत ज़्यादा म्यूटेशन नहीं होगा इसका। आरएनए बेस्ड जैसे कोविड-19 का बहुत ज़्यादा म्यूटेशन था। म्यूटेशन समझते हैं ना? म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे स्ट्रक्चर ही बदल जाए, क्योंकि जब डीएनए को अटैक करेगा, जानते हो कि वायरस क्या करता है? वायरस क्या है? वायरस को जैसे होस्ट मिलेगा उसके हिसाब से फिर डीएनए का स्ट्रक्चर बदल देता है। जो भी होस्ट मटेरियल होगा उसके ऊपर जैसे ही कैप्चर करेगा ये वायरस तो उसका स्ट्रक्चर बदल देता है, तो वायरस भी ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है। दैट इज़ अ म्यूटेशन। अब यहाँ पे देखोगे इन रिसेंट टाइम में क्या हुआ कि न्यू फॉर्म ऑफ वायरस भी स्प्रेड हो रहा है और फ्यू वैक्सीन डोजेस अवेलेबल है, और वैक्सीन को लेके, मेडिकेशन को लेके थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। समझ गए ना? तो देखो आगे देखो, समझो बात, थोड़ा एमपॉक्स के बारे में समझो। वही एमपॉक्स जिसको पहले हम लोग मंकी पॉक्स कहते थे, अभी भी मंकी पॉक्स कहा जा सकता है, बट WHO ने कहा कि उसको एमपॉक्स बोलिए। ये जूनेटिक डिजीजेस, यानी कि जूनेटिक मतलब क्या होगा? एनिमल से आया हुआ डिजीजेस है, ठीक है? हाँ, वही मंकी से आया हुआ डिजीजेस है। अब यदि इसका फैमिली कहोगे ना तो ये ऑर्थोपोक्स वायरस जेनस से आता है, यानी कि फैमिली। जैसे कोविड-19 बच्चे लोग, कोविड-19 बीमारी था तो वो तुम्हारा क्या SARS-CoV-2 से आया था। SARS-CoV-2 से और भी बीमारी आया था, मार्स आए थे, सार्स आए थे, उससे पहले भी चाइना में आउटब्रेक हुआ था। तो एक फैमिली होता है, फैमिली में बहुत सारे अलग अलग वायरस हो सकते हैं। तो जो फैमिली है तुम्हारा वो पॉक्स वेरिडे फैमिली है। अब यही फैमिली से बहुत सारा बीमारी भी रहता है, जैसे एग्जांपल स्मॉल पॉक्स हो गया, काउ पॉक्स हो गया, इसी संबंधित है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो स्मॉल पॉक्स है, जो कि पूरा वर्ल्ड ने 1980 को ही इराडिकेट कर दिया, स्मॉल पॉक्स नहीं है अब दुनिया में, ख़त्म हो गया, पूरा इराडिकेट हो गया। जिसको 1980 में ही इराडिकेट कर दिया गया है, उसका यदि वैक्सीन यूज़ किया जाए एमपॉक्स पे तो कामयाब होगा। क्यों? आखिर फैमिली मेम्बर सेम ही है, सेमी जेनस से आया है वो, तो इसका दवाई उसके ऊपर भी काम करेगा, यानी कि इसका वैक्सीन भी उसके ऊपर काम करेगा। हालांकि WHO ने रिकमेंडेशन नहीं दिया है, मगर पता यही चला है कि 85%, यानी कि जो स्मॉल पॉक्स में वैक्सीन दिया जाता था वो वैक्सीन 85% तक एफिकेसी रखता है एमपॉक्स के लिए भी, यानी कि 85% तक वो भी एफिशिएंट है। समझ गए ना? तो देखो फैमिली वही, इसी फैमिली से स्मॉल पॉक्स आते हैं, कॉ पॉक्स आते हैं एंड सो ऑन। हाँ, कैसे ये ट्रांसमिट होता है मंकी पॉक्स? ये देखो वही बात है, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो सकता है। मान लो कोई इन्फेक्टेड आदमी है, उसका फ्लूइड वो मान लो कि स्नीच कर रहा है, सलाइवा उसका बाहर निकल रहा है, यदि इस तरह का पर्सन हो जिसको पहले ही इन्फेक्टेड है तो उससे भी इन्फेक्शन होने का चांस है। या फिर मान लो कि इंटरमीडिएट होस्ट हो, यानी कोई एनिमल्स है, एनिमल्स के अंदर एमपॉक्स हो और उसके पास गए, उससे कांटेक्ट हुआ तो उस तरह भी बीमारी हो सकता है। पहली बार ये डिस्कवर्ड हुआ था डेनमार्क में 1958 में, समझे? कुछ मंकी को लाया गया था रिसर्च करने के लिए, तो वही मंकी के पास में, वही मंकी के शरीर में ये पाया गया था, इसलिए मंकी पॉक्स कहा जाता है, क्योंकि जो ओरिजिन है वो मंकी है। और मंकी कौन सा मंकी था? डेनमार्क में जो रिसर्च के लिए लाया गया था, लैब में जो लाया गया था। हाँ, अब पहला केस, ये चलो मंकी तक सीमित था, पहला जो केस है जहाँ पे पता चला कि एमपॉक्स
इंसान को भी ग्रसित कर सकता है। तो वो केस है DRC का ही बच्चे लोग 1970 में, ऐसा समझ में ना। हाँ, अब देखो इसमें जो इंटरमीडिएट जो होस्ट है, जैसे गिलहरी हो गया, स्क्वायरल्स हो गया, मंकी हो गया, यही कैरियर है। तो ह्यूमन भी देखो, अब यदि ह्यूमन बीइंग इन्फेक्टेड हो गया एमपॉक्स से, तो बॉडी में किस तरह का लक्षण दिखेंगे, तो रैसेस बन जाएगा। रैसेस समझते हो ना? हाँ, और रेड कलर का वो पूरा रैसेस बन जाएगा, समझे। और उसमें ब्लिस्टर फॉर्म होना शुरू हो जाता है। ब्लिस्टर मतलब क्या कि उसमें ना कह सकते हो कि मोटा मोटा बनना शुरू हो जाता है, चमड़ी आपका गोला बनना शुरू हो जाएगा, और उसके अंदर पूरा, हाँ, फोका, जिसको फोका कहते हैं, बिल्कुल उस तरह बनना शुरू हो जाएगा। अब मान लो कि यदि फोका यदि फूट जाए और कोई आदमी जो हेल्दी वन है, यदि वो इन्फेक्टेड हो जाए, यानी कि उसके पास आ जाए, तो वो भी इन्फेक्टेड होने का चांस है, क्योंकि आखिर बॉडी के फ्लूइड से ही ये ट्रांसमिट होता है। तो वही बोला गया कि देखो कि ये रैसेस होता है, रैसेस फिर ब्लिस्टर में फॉर्म होता है, वो जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, फोका है, वो इचिंग होगा, पेनफुल होगा, और कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं। फीवर आते हैं, गला दर्द होता है, हाँ, सोर थ्रोट होता है, हेडेक हो सकता है, मसल्स ऐसे हो सकता है, बहुत तरह का इस तरह का लक्षण दिखेगा। समझ गए ना स्टूडेंट? तो एमपॉक्स का ये सब लक्षण है। एमपॉक्स ह्यूमन बीइंग में पहली बार कब आया? DRC 1970 में। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? डेनमार्क 1958 में। आगे देखो, तो करेंटली देखो अभी तक कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है एमपॉक्स के लिए। और WHO ने क्या सुझाव दिया है? WHO ने देखो स्मॉल पॉक्स में जो वैक्सीन यूज़ होता है उसका सुझाव नहीं दिया है। WHO ने कहा कि सपोर्टिव केयर दीजिए। सपोर्टिव केयर का मतलब क्या है कि जो भी यदि कोई भी सिम्टम्स है उस हिसाब से दवाई दीजिए। जैसे कोविड-19 में भी देखो कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं था, यदि बुखार आ गया, गला दर्द हो रहा है, तो उस हिसाब से जो नॉर्मल दवाई चलता है वही दवाई दिया जा रहा था। तो WHO का भी यही रिकमेंडेशन है अभी भी। हाँ, PHEIC मैं बता चुका हूँ, पब्लिक हेल्थ ऑफ इमरजेंसी कंसर्न। ये तब होता है विद्यार्थी लोग जब लगता है कि कोई भी बीमारी एक राज्य में नहीं, एक स्टेट में नहीं, एक स्टेट से यानी कि एक कंट्री में नहीं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ही फैल सकता है, और वहाँ पे इंटरनेशनल रिस्पांस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता है। यही कारण है कि यहाँ पे देखो 13 कंट्री में फैल गया। इंडिया भी एक्सेप्शनल नहीं है, इंडिया में भी आया है। पुणे बताए थे, पुणे के आसपास एरिया में बहुत सारे लोग, हालांकि संख्या कमी है मगर लोग तो ग्रसित तो हुए हैं। केरल में भी हुए हैं, बिल्कुल केरल में हुए हैं। क्योंकि केरल क्यों ऐसा, केरल क्यों? क्योंकि केरल देखो डिजीज सर्वेलेंस बहुत स्ट्रांग है। कोई भी बीमारी यदि आता है तो वहाँ बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है। समझ गए? अब यहाँ पे देखो, अच्छा ये जो वायरस है ये DNA बेस्ड वायरस, कोविड-19 जो था वो RNA बेस्ड वायरस था। तो DNA मतलब क्या? डबल हेलिक्स। देखो खास बात क्या होता है कि यदि DNA बेस्ड वायरस हो तो बच्चे लोग उसमें म्यूटेशन ज़्यादा नहीं होता है, उसका तुमको म्यूटेशन ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। बट जो RNA बेस्ड वायरस होता है उसमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कोविड-19 में हम लोग देखे थे कितना ज़्यादा म्यूटेशन हो रहा था उसका, डेल्टा, ओमिक्रॉन, दुनिया भर का था ना जी। हाँ, तो देखो ये बोला कि वही डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है जो कि लेस प्रोन है, म्यूटेशन जल्दी से नहीं होता है। अभी तक कोई डेडिकेटेड वैक्सीन तो नहीं है मंकी पॉक्स के लिए, एमपॉक्स के लिए, मगर जो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए दिया जाता था, वही स्मॉल पॉक्स जिसको 1980 में इराडिकेट कर दिया गया, वो अभी वैक्सीन 85% तक एफिकेसी रखता है मंकी पॉक्स के लिए भी। ये मैं बता चुका हूँ स्टेटमेंट, समझ गए ना? अभी देखो तो 2 क्लेड्स है। 2 क्लेड्स का मतलब क्या है? 2 म्यूटेशंस है, 2 टाइप्स है तुम्हारा एमपॉक्स का। एक क्या है? कंगो बेसिन वाला टाइप हो गया, जिस जगह से वो सब जरा कंगो बेसिन को ही परेशान किया ही है। 96% चाहे वो अकरेंस हो, चाहे इन्फेक्शियस पर्सन हो, चाहे डेथ हो, 96% के आसपास है। तो एक आपका वही सेंट्रल अफ्रीकन कंगो बेसिन है, और एक है क्या आपका वेस्ट अफ्रीकन क्लेड है। क्लेड मतलब वही जीन है, म्यूटेशन है। तो भारत में जो यहाँ पे इम्पैक्ट जो पड़ा, इंडिया में जहाँ बोले ना महाराष्ट्र में कुछ केस है, तो एक्चुअली वेस्ट अफ्रीकन क्लेड का वो है, वेस्ट अफ्रीकन क्लेड से रिलेटेड है, वो कंगो बेसिन से रिलेटेड नहीं है। बच्चे लोग नोट्स को भी देखते हुए चलना है, समझ में आ रहा है ना? तो देखो वही तो बोले कि जो सबसे खतरनाक है वो कंगो बेसिन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही बीमारी हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे डेथ हो रहा है। और इंडिया में वही लिखा गया ना, अभी तक जो भी केस पाया गया भारत में वो वेस्ट अफ्रीकन केट से पाया गया है, समझे? अब बात घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाला ज़्यादा खतरनाक है, कंगो बेसिन वाला।
समझे? हाँ देखो ये क्या बोला कि एम पॉक्स नॉर्मली बच्चे लोग, एम पॉक्स नॉर्मली वाइटल ऑर्गन को अटैक नहीं करता है, यानी कि स्किन सबको ही अटैक करेगा। मगर अभी के केस में क्या पाया जा रहा है कि ये केवल स्किन तक ही सीमित नहीं है, आमतौर पे ये लिम्स तक था, हाथ पैर तक था, हाथ में स्पेशली, हाथ में बहुत होता था ये। मगर अभी क्या हो रहा है कि हमारे हाथ छोड़ के बाकी जगह भी हो रहा है। नॉर्मली 2022 में जब हुआ या उससे पहले जो आउटब्रेक हुआ तो केवल स्किन तक ही सीमित था, हाथ तक सीमित था। बट अभी जो एम पॉक्स है वो हाथ तक ही सीमित नहीं है, बॉडी की दूसरे जगह पे भी हो रहा है। तो वही लिखा गया देखो कि नॉर्मली कहोगे तो ये वाइटल ऑर्गन को अटैक नहीं करता है, मगर अभी बहुत सारे दूसरे जगह पे भी अटैक हो रहा है, ये भी रियलिटी है। और ये तुम्हारा एयरबॉर्न डिजीज नहीं है, यानी कि हवा से ये कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि तुम छींक दिए एयर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पर्सन्स दूर बैठा है तो एयर ट्रांसमिट करेगा, एयर से ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, समझे ना। ICMR ने इनवाइट किया है बहुत सारे लोकल मैन्युफैक्चरर का, आइए आप वैक्सीन बनाइए, समझे ना। बट WHO ने कोई भी वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं किया है, बोला है कि वैक्सीनेशन वहीं पे करिए, यानी कि मास वैक्सीनेशन चलाने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ ज़्यादा इन्फेक्टेड है वहीं पे वैक्सीनेशन दीजिए, यदि वैक्सीनेशन देना भी है तो। मास वैक्सीनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। और ना ही WHO ने ये रिकमेंडेशन किया है कि स्मॉल पॉक्स में जो वैक्सीन दिया जाता था वो दीजिए, भले ही 85% एफिकेसी है, मगर WHO ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, समझ गए ना। तो ये हो गया एम पॉक्स, मंकी पॉक्स, कंप्लीटेड फर्स्ट टॉपिक। दूसरा देखेंगे जीका वायरस। जीका वायरस क्या है देखो, अब देखो बच्चे लोग, जीका वायरस भी मंकी से ही संबंधित है। ये युगांडा में पाया गया था एक स्पेशल टाइप ऑफ मंकी, रेसस मकाओ मंकीज, समझे, लंगूर टाइप का कह सकते हो। एंड ये देखो इट वाज डिटेक्टेड इन ह्यूमंस 5 years लेटर, यानी कि 1947 में तो पाया गया, मंकी में पाया गया, 5 साल बाद आदमी में ही पाया गया। और उसके बाद बहुत ज़्यादा ही तुम्हारा 60s में बहुत ज़्यादा ही फैला था, स्पेशली अफ्रीकन कंट्री में बहुत ज़्यादा फैला था ये जीका वायरस उस समय। हाँ, जो बहुत खतरनाक जो आउटब्रेक हुआ था वो 2007 में हुआ था, वही पैसिफिक के आसपास। और 2015 में यदि रिसेंट बात करोगे तो 15 में ब्राज़ील में बहुत खतरनाक हुआ था। आज जब जीका वायरस अटैक किया ब्राज़ील को तो उस समय WHO ने इसको भी PHEIC घोषित किया था, जैसे अभी इसके लिए किया है, एम पॉक्स के लिए किया है। अब देखो अब ये बहुत ही विचित्र बात है कि जो लोग भी जीका वायरस से ग्रसित होंगे, जैसे मान लो कि प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा अटैक करता था ये, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है तो यदि उस लेडी को यदि अटैक हो गया जीका वायरस से तो उसका जो बच्चा होगा वो बच्चा का अपना ही प्रॉब्लम होगा, वो बच्चा का जो ब्रेन होगा वो छोटा हो जाएगा, जो ब्रेन का जो साइज होता है उसके कंपेयर में उसका छोटा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली ऐसा एक बीमारी है जहाँ बच्चा जन्मता है तो वो उस फुल ब्रेन के साथ नहीं जन्मेगा, वो ब्रेन उसका छोटा होगा। ये तो बहुत बड़ा बात हो गया ना, इसका मतलब लाइफ लॉन्ग सफ़र करेगा वो बीमारी को लेके वो। तो इसलिए उस समय ब्राज़ील में ये निर्देश दिया जा रहा था कि आप प्रेगनेंसी को लेट करिए। अभी यदि कोई माता ग्रसित है जीका वायरस से तो प्रेगनेंसी को लेट करिए, समझ रहे हो ना। यदि बच्चा जन्मेगा नहीं तो फिर माइक्रोसेफेली का वो शिकार हो जाएगा। दूसरा क्या है देखो, ग्यूलन बेयर सिंड्रोम हो रहा था। ये ग्यूलन बेयर सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे न्यूरोलॉजिकल ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी कि इम्यून सिस्टम को ही अटैक कर रहा है, यानी कि न्यूरोलॉजी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो देखो जो 2015 में जो आउटब्रेक हुआ जीका वायरस, उसके वजह से 2 प्रॉब्लम रिलेटेड थे। बच्चे लोग के साथ क्या हो रहा था, जो न्यू बॉर्न बेबी है माइक्रोसेफेली का शिकार हो रहा था, और जो एडल्ट लोग हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा था उन सब में। उसकी वजह से देखो पैरालिसिस भी होने का चांस है और डेथ भी होने का चांस है। इनक्यूबेशन पीरियड कितना है, 3 से लेकर 14 दिन है। मतलब आप जब ग्रसित हुए सिम्टम्स कब तक दिखा, कब तक पता चला आपको जीका वायरस हो गया, जीका बीमारी हो गया, तो 3 से लेकर कह सकते हो कि विदिन 2 वीक्स। अंतर है बच्चे लोग, बहुत अंतर है। एम पॉक्स क्या हो रहा है, डायरेक्ट एनिमल से आ रहा है, वहाँ पे कैरियर की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे कैरियर है, मस्कीटोस कैरियर के रूप में काम करता है। वायरस है बट वायरस को कैरी कौन करता है, मस्कीटोस। वही मस्कीटो जिसका नाम है एडिस एजिप्टी मस्कीटो, और वही एडिस एजिप्टी मस्कीटो है जिसके वजह से येलो फीवर, डेंगू और तुम्हारा चिकनगुनिया होता है।
येलो फीवर भी होता है बिल्कुल इसके वजह से, बात समझे। और हाँ, ये जो बीमारी है सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है, तो ये बीमारी उस बीमारी से बहुत ही अलग है। हालांकि दोनों का ही रीजन वायरस ही है, मगर वायरस बहुत अलग अलग तरीके से फैलते हैं, इसमें कैरियर की ज़रूरत है। और कैरियर कौन है यहाँ पे? एडिस इजिप्टी मस्कीटो, ये फीमेल मस्कीटो है जो दिन में बाइट करती है, डेज में बाइट करती है, दिन के टाइम में। यहाँ पे समझो, वही माइक्रोसेफेली का मतलब क्या होता है कि ऐसा कंडीशन जहाँ पे बच्चे लोग का जन्म जो होगा वो स्मॉल और अंडर डेवलप ब्रेन के साथ होगा। एंड गुलेनबर्ग सिंड्रोम का मतलब क्या है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसकी वजह से पैरालिसिस और डेथ तक हो सकता है। तो 2 खत्म कर दिए ना स्टूडेंट, 2 वी हैव कंप्लीटेड। फर्स्ट एमपॉक्स कंप्लीट हो गया, सेकेंड जिका वायरस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग निपा वायरस देखेंगे जो कि रिसेंट टाइम में हम लोग देखे भी थे। तो निपा वायरस क्या होता है? ये भी जूनेटिक वायरस है, यानी कि एनिमल्स टू ह्यूमन बींग आएगा, समझे ना। हाँ, ये जैसे कॉन्टेमिनेटेड फूड है, जैसे देखो ये किसके वजह से होता है? फ्रूट बैट्स के वजह से होता है। वो चमगादड़ जो फ्रूट को खाता है, फ्रूट्स को जो खाता है उसको फ्रूट बैट्स कहते हैं, तो वहाँ से बीमारी फैलता है। हाँ, इसका जो इंटरमीडिएट जो होस्ट हो सकता है वो पिग हो सकता है ना, गोट हो सकता है, सीप हो सकता है। तो देखो बच्चे लोग, ये जो बीमारी और ख़तरनाक है क्योंकि ये पूरा इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकता है, निपा वायरस। अब बताए थे ना, पहला जो केस हुआ था वो मलेशिया में हुआ था 1999 को, उसका फिर बांग्लादेश में आया, फिर बांग्लादेश से इंडिया में भी हुआ। निपा वायरस बिल्कुल केरल में पाया गया ना। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये भी जूनेटिक डिजीजेस, ये भी ट्रांसमिट वही कंटेमिनेटेड फूड या डायरेक्टली पीपल, जो पीपल इन्फेक्टेड है उससे भी हो सकता है। हाँ, कई बार तो देखो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, यानी पता ही नहीं चलेगा आपको है आपके अंदर बीमारी, पता ही नहीं चलेगा। और कई बार तो रिस्पिरेटरी इलनेस हो सकता है, और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इंटरमीडिएट जो होस्ट है वो पिग्स हो सकता है। यदि पिग हुआ तो चलो, पिग से तो एनिमल्स को हुआ, बट पिग को होगा तो जो इंसान का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पिग्स यूज़ होता है तुम्हारे रेडिंग के लिए। पिग क्रिएट्स लॉट्स ऑफ इकोनॉमी टू द फार्मर्स। 2 निपा वायरस, देखो निपा वायरस क्या है इसका, हाँ, हैज़ कॉज्ड ओनली अ फ्यू, कुछ इस आउटब्रेक्स हुए थे एशिया में, बट एनिमल्स को बहुत इम्पैक्ट किया, इसलिए पब्लिक हेल्थ कंसर्न है ये भी। ओरिजिनल होस्ट कौन है? वही फ्रूट बैट्स, समझ रहे हो ना। हाँ, पेपर में ये पाया गया कि ये जो निपा वायरस है ये जो डेवलप्ड हुआ है ओवर द मिलियन ईयर्स, यानी कि मिलियन यानी कि 1000 साल से ये डेवलप्ड हुआ है, आस्ते 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 आस्ते। और WHO ने कहा है कि इंसान तक कैसे पहुंचा? तो पिग्स के थ्रू पहुंचा, समझे ना। तो वही बोला कि जैसे मान लो कि वही लिखा गया है कि बैट्स, देखो बैट्स कॉन्टेमिनेट डेट्स, यानी कि बैट्स ने जो डेट्स खाया, खजूर वगैरह खाया, या और भी जो चीज़ खाया जहाँ पे वो अपना कुछ सलाइवा लगाया, या फिर जो भी वो गिर गया नीचे, या फिर उसका यूरिन हो, फिसिस हो, सलाइवा, यदि वो कांटेक्ट में आया तो जाहिर सी बात हो सकता है बीमारी इंसान को भी। देखो ये बोला, वही बोल रहा है कि देखो ये बिल्कुल इंसान में फैल सकता है। इन्फेक्टेड एनिमल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, वही बैट्स के कांटेक्ट में आ गए, पिग्स के कांटेक्ट में आ गए, उसका या बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट में आ गए तो बीमारी हो सकता है, समझ गए ना। हाँ, यदि जो पर्सन पहले से ही ग्रसित है उसके क्लोज आ गए, उसके प्रॉक्सिमिटी में आ गए तो हो सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी देखो विदिन 2 वीक्स, समझे। ट्रीटमेंट क्या है? तो अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो वैक्सीन, नो मेडिकेशन। वही जिस तरह का सिम्टम्स होगा, जैसे कोविड-19, जिस तरह एमपॉक्स, हालांकि एमपॉक्स के लिए वैक्सीन तो है स्मॉल पॉक्स का, मैं इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, इसके लिए कोई तुम्हारा मेडिकेशन नहीं है। बात समझ गए ना स्टूडेंट। हाँ, सीवियर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, दुनिया भर का चीज़। फैटिलिटी रेट देखो, कल बताए होंगे पिछले क्लास में, 40 से लेकर 75% तक है, बहुत भयानक है फैटिलिटी रेट निपा वायरस का, देख रहे हो ना। हाँ, तो बहुत अच्छा चाहिए, इसमें सर्वेलेंस सिस्टम बहुत ही बेटर चाहिए इसको कम करने के लिए, समझे। मैनेजमेंट बहुत, क्लिनिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छा चाहिए। कंप्लीटेड। तो हम लोग फर्स्ट एडिटोरियल में 3 बीमारी के बारे में जाने, सही बात है ना। एमपॉक्स के बारे में, जिका वायरस के बारे में और निपा वायरस के बारे में। चलो सेकेंड एडिटोरियल देखते हैं स्टूडेंट। अराउंड 1/4 ऑफ द यूथ इन रूरल इंडिया हैज़ नो एस्पिरेशन। ये अपने आप में चौंकाने वाला चीज़ है। GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो मुद्दा क्या है, तो समझो यहाँ पर। और जो बच्चे लोग, ये जो आंकड़ा है बहुत ही ऑथेंटिकेट आंकड़ा है, समझे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ी देर में पता चलेगा तुम लोग को। रिसेंटली स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट
2024 का रिपोर्ट जारी किया। और भी जारी कौन किया? एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने जारी किया है ये। और प्रिपेयर कौन किया? देखो, डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट और भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट जो लाइफ मिंट जो अखबार है, लाइफ मिंट अखबार सुने हो ना बच्चे लोग, बहुत प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है भारत का, और बहुत ही प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे लगे हुए थे। तो कह सकते हो कि ये जो आंकड़ा है बहुत ही ऑथेंटिकेट आंकड़ा माना जाएगा इसको, क्योंकि इसके जो स्टेक होल्डर है सबका क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। समझ गए? हाँ। तो उसमें क्या है देखो, हाँ वही बोला कि ये जो डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट है खुद तुम्हारा जॉइंट इनिशिएटिव है ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है और संबोधि रिसर्च का। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आया है इसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है सब बहुत ही क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन सब है जिसने ये सर्वे किया है, जिसने ये रिपोर्ट को पेश किया है। समझ गए? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 75 से लेकर 80% जो वर्कफोर्स है ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण भारत में, रूरल इंडिया में, वो चाहते हैं कि उसका जॉब का जो सिचुएशन है वो चेंज हो, जो इसका एम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन वो चेंज हो। कोई फार्मर है तो वो चाहता है कि और बेटर बने, कोई शॉपकीपर है तो वो चाहता है और हम बेटर बने। समझे? और हाँ, कई तो ऐसे भी, हाँ उसमें अधिकतर जो लोग हैं मेल जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं कि हमको क्या करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है। तो यहाँ पे देखो तुमको साफ साफ अंतर नज़र आएगा रूरल इंडिया में मेल का क्या प्रेफरेंस है और फीमेल का क्या प्रेफरेंस है। तो मेल का प्रेफरेंस देखो, अधिकतर जो मैन है उन्होंने कहा कि नो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही करना, हमको जॉब वॉब नहीं चाहिए। क्या करना है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? छोटा बिजनेस खोल लिया अपना। मगर दिक्कत ये है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ना बिजनेस के लिए प्रेरणा नहीं देता, अधिकतर माँ बाप नहीं देता है, क्योंकि एक तो बिजनेस बहुत रिस्की चीज़ है, दूसरी बात है कि बिजनेस कैपिटल का चीज़ है, पैसा रुपया चाहिए। एक दुकान खोलना है तो लगाओ पैसा उसमें, समझ रहे हो ना। तो वही बोला गया कि देखो कि अधिकतर जो मेल है वो तो बोल है कि हमको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना, मगर दिक्कत है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है। एग्जांपल देखो, फाइनेंशियल रिसोर्स का कमी है, पैसा ही नहीं है, कैपिटल नहीं है। दूसरी बात है कि फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। फैमिली मेम्बर्स का तो हमेशा होता है कि अरे भाई पढ़ो लिखो जॉब लो, समझ गए ना। और ये लोग को टेक्निकल नो हाउ भी पता नहीं कि कैसे काम किया जाए, बिकॉज दे आर ऑल आर अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन्स, सभी अनएक्सपीरियंस लोग सब हैं, तो ये हर्डल्स सब है। मगर जब फीमेल से पूछा गया कि आपका प्रेफरेंस क्या है, तो अधिकतर जो फीमेल जो फोर्स है, लेबर फोर्स है, उनका जो प्रेफरेंस है वो गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब क्या होता है, सिक्योरिटी है उसमें। मगर क्या ये एस्पिरेशन पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा। वो लोग भी छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं। तो इच्छा तो रहता है बहुत कुछ। तो फीमेल का ज़्यादातर इच्छा क्या है कि गवर्नमेंट जॉब, छोटे छोटे गवर्नमेंट जॉब मिले, मगर अल्टीमेटली कहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस खोल के बैठ रहे हैं, किराना शॉप खोल लिए, कुछ दुकान खोल लिए, इस टाइप का कुछ। मगर देखो सबसे चौंकाने वाला जो है चीज़ अब दिखेगा तुमको, सिग्निफिकेंट जो प्रोपोर्शन वाले जो लोग हैं, यानी कि 20 से 25% वाले जो लोग हैं, उसका कोई एस्पिरेशन ही नहीं है, कुछ नहीं करना चाहता रूरल इंडिया में। तो ये चिंता का बात है और ये गुत्थी का भी बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना अधिक आदमी कुछ काम नहीं करना चाहता, कोई एस्पिरेशन ही नहीं है। देखो यही बताया गया कि जो सबसे कंसर्निंग चीज़ है कि जिसका उम्र 18 से लेकर 25 साल है, लगभग 1/4 कह सकते हो 20 से लेकर 25% जो आबादी है, उसको कोई वर्कफोर्स में ही ज्वाइन नहीं करना है, कोई एस्पिरेशन ही नहीं है उसके पास। समझे? हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पीछे 2 रीज़न हो सकता है। एक रीज़न क्या है कि नॉन फार्म सेक्टर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी किसान छोड़ के बाकी, किसानी वाला काम छोड़ के बाकी कोई चीज़ है ही नहीं। ये लोग हताश हो गया, बोला कि नहीं काम ही नहीं करेंगे, जाओ। एक रीज़न ये भी हो सकता है, इसलिए यंग पीपल डिस्करेज हो रहे हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि सरकार अब खूब पैसा देती है डीबीडी के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा। तो ये पाया गया है, देखो ये पहले भी पाया गया, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में जब कोविड-19 आया था तो उस समय हेलीकॉप्टर मनी, करेंसी को प्रिंट करके बैंक अकाउंट में डाला जा रहा था ना, तो वहाँ पे भी लोग का जो तौर तरीका था इसी तरह का दिख रहा था कि यदि जब पैसा आ ही गया अकाउंट में, काम करने की क्या ज़रूरत है, लोग लेथार्जिक हो जाते हैं। तो मे भी यही केस हो सकता है यहाँ पे, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ये कह रहे हैं कि जो इतना एक्सपेंडिचर जो सोशल स्कीम में भारत सरकार ने खर्च किया है, राज्य सरकार ने खर्च किया, इसके वजह से हो सकता है कि यूथ लोग जॉब करना नहीं चाह रहा हो, क्योंकि
बैठे बैठे जब फैसिलिटी मिल ही रहा है तो क्या करेंगे काम करके। तो दो रीजन हो सकता है, बट ये रीजन ठोस नहीं है। अभी इस रीजन के बारे में और पता किया जाएगा। तो दो रीजन, एक रीजन क्या है बच्चे लोग कि नॉन फार्म सेक्टर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये बात करेक्ट भी है। देखो ना, गाँव जाओ, गाँव में देखो तो तुमको एग्रीकल्चर छोड़ के बाकी कोई रोजगार ही नज़र नहीं आएगा, या एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी छोड़ के बाकी कोई रोजगार तो समझ में ही नहीं आएगा। और दूसरा क्या है कि जब इन लोग को डीपीटी के द्वारा मिल ही रहा है, सोशल स्कीम के द्वारा ये लोग को, देखो पीडीएस 80 से लेकर 82 करोड़ वाला आदमी पीडीएस का सेवा ले रहा है। तो ये लोग सोच रहा है कि जब हमको खाना मिल ही जाता है, बीमार होते हैं तो आयुष्मान कार्ड दिखाई देते हैं, सब कुछ मिल ही रहा है, काम करके क्या करेंगे। तो मे भी वही लिखा गया कि ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका वाला ही ऑब्जर्वेशन है जो कि कोविड-19 के टाइम में हुआ था। आया समझ में? आगे देखो, अब और प्रेफरेंस देखो, इसमें से 60% टोटल ओवरऑल 60% आबादी ऐसा है जो चाहता है कि हमको नौकरी तो मिले मगर विलेज के आसपास ही मिले, भले ही 20 से 30% सैलरी कम ही क्यों ना हो। और ये बात सत्य है। जैसे तुमको यदि घर के आसपास ही जॉब मिल गया तो ज़्यादा बेटर है ना, भले ही सैलरी कम हो, क्योंकि बाहर जाओगे तो बाहर शहर में जाओगे तो बहुत पैसा लगता है रेंट में, वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। देखो वही बोला गया कि एक बहुत सिग्निफिकेंट जो फाइंडिंग्स है कि 60% जो लोग हैं जो सर्वे में शामिल हुए थे वो चाहते कि वो विलेज के आसपास ही रहें, भले उसका इनकम 20 से 30% कम ही क्यों ना हो। मेन रीज़न वही कि अर्बन सेंटर में लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, समझे, ये एक प्रमुख रीज़न हो सकता है। और दूसरी बात है कि अब अर्बन सेंटर का जो अपना एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अपना जो सैचुरेशन पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। अब दिल्ली पहले ऐसा दिल्ली नहीं रहा कि वहाँ पे जाके सेटल हो गया, अब बहुत पोल्यूटेड हो गया, ओवर क्राउडेड हो गया, समझे। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसलिए अब लोग अर्बन सेंटर में जाना नहीं चाह रहे हैं। देखो वही बोला गया कि चूँकि बहुत ही कम अर्बन सेंटर्स है और उसका भी अपना लिमिटेशन है। अभी मैं तुमको अभी बोलूँगा कि बच्चे लोग सिटी का नाम बताओ तो तुम कितना बताओगे, 10 से 15 बताओगे। ये कंट्री इतना बड़ा है, बेंगलोर बोल दोगे, चेन्नई बोल दोगे, मुंबई बोल दोगे, दिल्ली बोल दोगे, है ना, कलकत्ता बोल दोगे, कानपुर बोल दोगे, तो लिस्ट तो तुरंत खत्म हो जाएगा। अब पॉपुलेशन कितना है, 144 करोड़। तो वही बोल रहा है कि एक तो फ्यू अर्बन सेंटर्स है, उसमें भी लिमिटेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, कैरिंग कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा ही ऊपर चला गया है। अब कितना ढोएगा वो आदमी को, एक रीज़न ये भी है। तो क्या होना चाहिए नीड ऑफ द आवर? नीड ऑफ द आवर ये होना चाहिए बच्चे लोग कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी केवल शहर तक ही सीमित ना रहे, मेट्रोपॉलिटन सिटी तक ही सीमित ना रहे, हर डिस्ट्रिक्ट में ही इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए ताकि लोग को माइग्रेट करने की ज़रूरत ना पड़े। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? बेस्ट मॉडल दे सकते हो रामगढ़ जो कि झारखंड में है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और भरवानी तुम्हारा मध्य प्रदेश में। ये 2 डिस्ट्रिक्ट ने करके दिखाया है। इतना बढ़िया काम किया गया डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट कि वहाँ पे 50,000 यूथ को फ़ायदा हुआ ये डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ऐसा मॉडल तो हर डिस्ट्रिक्ट में ही अपनाया जा सकता है। आप देखो ना, हर डिस्ट्रिक्ट में ही हर डिस्ट्रिक्ट ही किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस है कि नहीं, बताओ तो, या किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस जरूर होगा। फाइंड आउट करोगे तो मिल जाएगा वो चीज़। उसी के ऊपर यदि रोज़गार क्रिएट किया जाता तो ज़्यादा बेटर होता, लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता और अर्बन सेंटर्स हर जगह ही डेवलप्ड होता। तो अप्रोच ये चाहिए। वही बोले कि एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट फार्म और नॉन फार्म सेक्टर दोनों में ही क्रिएट करने की आवश्यकता है। वही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, समझे ना, ताकि माइक्रो इंटरप्राइजेस सब भी आ सके गांव सब में भी। और जो फास्ट मूविंग इंडस्ट्रीज़ है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, फुटवेयर इंडस्ट्री हो गया, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे सेमी स्किल टाइप के लेबर चाहिए, तो बिल्कुल ये सबको भी डेवलप करने की ज़रूरत है। तब जाके जो रूरल एरियाज़ वाला होगा वो भी इकोनॉमिकली वाइबल हो पाएगा और लोग वहाँ से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल, क्योंकि देखो ना, अब 10 सिटी, भारत का 10 सिटी पे ज़्यादा लोड दोगे तो वो भी तो ठीक नहीं है। तो कायदे से क्या होना चाहिए? हर डिस्ट्रिक्ट में ही विकास होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में ही काम होना चाहिए, और जो डिस्ट्रिक्ट जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उसको और बढ़ाना चाहिए उस चीज़ में, ताकि वहाँ रोज़गार क्रिएट हो सके। एक एग्जांपल देखो, रामगढ़ ने करके दिखाया है ना। हाँ,
और तुम्हारा मध्य प्रदेश का बरवानी ने करके दिखाया है, तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, बाकी डिस्ट्रिक्ट भी करके दिखा सकता है। ये नीड ऑफ द, यानी कि पैराडाइम शिफ्ट चाहिए, समझे, अप्रोच बदलने की जरूरत है। चलो थर्ड वन देखते हैं, सेबी चेयरपर्सन इश्यूज। अब देखो ये जो मामला है बहुत ही गंभीर मामला है, समझे। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बच्चे लोग पहले मुद्दा समझना है, उसके बाद ये समझोगे। देखो हुआ क्या, 18 मंथ पहले हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट आया था। हिंडनबर्ग मतलब यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड वो ऑर्गेनाइजेशन है, और उसने अभी तक कई ऐसे मामला खोले हैं शेयर मार्केट में जो भी लगता है। जानते हो शेयर मार्केट में बहुत धांधलीबाजी भी होता है। तो जो 18 मंथ पहले जो हिंडनबर्ग का रिसर्च जो कि चौंका दिया था पूरा वर्ल्ड को ही, जिसके वजह से अडानी का शेयर धड़ाम से जो गिरा था, अडानी उस समय एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया था, अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया था, मगर फिर उसका शेयर घट गया तो कम हो गया पैसा। अब देखो क्या है, आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च में क्या हुआ था पहले 18 मंथ पहले, तो थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा वो चीज़। देखो बच्चे लोग, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या, पब्लिक का लगा हुआ, एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, जिसमें प्राइवेट का ओनरशिप है ज़्यादा, मगर उसमें पब्लिक का भी होना चाहिए, इसलिए लिमिटेड वर्ड है वहाँ पे। तो अडानी जो ग्रुप का जो शेयर लगता है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 100% यूनिट है तो 25% जो यूनिट होना चाहिए किसका होना चाहिए, पब्लिक का होना चाहिए। यानी कि जो शेयर लगता है, पैसा जो लगता है, जो शेयर खरीदते हैं लोग से, उसमें कम से कम यदि मान लो कि 100% शेयर बिकता है तो 25% आदमी को खरीदना पड़ेगा, पीपल को खरीदना पड़ेगा। वह हो क्या रहा था, 18 मंथ पहले जब हिंडनबर्ग रिसर्च अपने रिपोर्ट के साथ आया तो उसने बताया था कि देखिए अडानी जो ग्रुप है वो मैनिपुलेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि हवाला रूट से, बाहर से, एक तो जानते हो कि एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसका जो नॉर्म्स है वो ठीक से नहीं बताता है कि पैसा कहाँ से लग रहा है। हमारा ही पैसा जाता है बरमूडा में, हमारा ही पैसा जाता है पनामा में, हमारा ही पैसा जाता है मॉरिशस में, और वही पैसा लौट के आता है हवाला रोड से भारत में। सही बात है ना। तो राउंड ट्रिपिंग, इसी को बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग। तो 25% एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, पब्लिक का होना चाहिए था। अडानी के ऊपर आरोप ये था कि वो 25% जो बाहर से आ रहा है वो भी पब्लिक का नहीं है, वो अडानी का रिलेटिव्स का ही है। हाँ, इनसाइडर ट्रेडर अलग चीज़ है, बात समझ रहे हो ना, वो अलग चीज़ है, उसका कोई लेना देना नहीं वहाँ पे। तो जो क्लोज रिलेटिव है अंबानी का, सॉरी अडानी का, तो क्लोज रिलेटिव ही पैसा लगा रहे, इसलिए शेयर मैनिपुलेट हो रहा है, ये आरोप लगा था। जब ये आरोप लगा तो पार्लियामेंट में खूब हल्ला हुआ, राहुल गांधी इस चीज़ को बहुत उठाए कि देखिए ये, और देखो इससे क्या होगा बच्चे लोग, देखो इससे क्या होगा। अब जब शेयर का जो नॉर्मल वैल्यू 75% तक तो चलो उसका अपना ही रहेगा, प्राइवेट का ही रहेगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है कि 75% तक रहेगा, 25% आपको पब्लिक को इशू करना पड़ेगा। अब 25% भी आप पब्लिक को इशू नहीं किए, उसमें पता चला कि पब्लिक तो है ही नहीं, आप अपना ही किए जा रहे हो, अपना ही आदमी लगा रहा है। तो यदि 25% का फ्लेक्सिबिलिटी में यदि अपना ही आदमी लगाता है तो इससे शेयर मैनिपुलेट होगा। जो शेयर का वैल्यू मान लो कि 10 रुपया है तो 10 रुपया से वो 1000 रुपया भी कर सकता है, क्योंकि उसका अपना ही आदमी लगा रहा है उसमें। तो टोटल शेयर मैनिपुलेट हो सकता है इससे। आ रहा है समझ में कुछ भी। तो मामला गया पार्लियामेंट में, खूब हल्ला हुआ, फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर सेबी, जो सेबी जानते हो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर हमारा है, जो शेयर मार्केट को देखता है सेबी, तो सेबी को आदेश दिया गया कि आप जल्दी से पता करिए कि क्या ऐसा कुछ है कि अंबानी का, सॉरी अडानी का सच में ऐसा हो रहा है क्या, बाहर से जो 25% का जो स्पेस दिया गया था क्या उसमें इसके रिलेटिव्स लोग हैं। तो 24 पॉइंट्स तैयार किया सेबी रेगुलेटर ने, और 24 पॉइंट्स में 23 पॉइंट्स अभी तक दिखा चुका है और 1 पॉइंट अभी नहीं दिखा है। और 23 पॉइंट्स में पूरी तरीके से बताया गया कि नो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, अडानी का जो शेयर है सब सही है। बस एक ही चीज़ फाइंड आउट नहीं कर पाए कि आखिर जो एफपीआई जो पीछे से लग रहा है उसमें कौन कौन लोग सब है।
क्योंकि जब जब हम बोलते हैं कि एफपीआई डिस्क्लोज करो तो वो लोग धमकी देता है कि हम शेयर मार्केट में खर्च ही नहीं करेंगे, इसलिए भी सेबी रेगुलेटर को पीछे होना पड़ता है कई बार। आ रहा है समझ में ना? तो 23 पॉइंट दे चुका है, 1 पॉइंट अभी भी बचा है, 1 पॉइंट पे अभी भी काम चल रहा है। मीनवाइल क्या हुआ, अब तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया अडानी को कि चलो जब सेबी बता रहा है तो बात सही होगा। अभी क्या हो गया रिसेंट टाइम में, अभी जस्ट अभी का ही बात है, कुछ हफ्ता पहले की बात है कि हिंडनबर्ग फिर से आया, अब बोला कि ये जो सेबी का जो चेयरपर्सन है उसका खुद ही शेयर लगा हुआ उसमें, तो वो क्या फाइंडिंग्स देगा, वो ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और सेबी की जो चेयरपर्सन है वो प्राइवेट कंपनी से आई है। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा होगा कि जो सेबी का जो रेगुलेटर है वो किसी प्राइवेट कंपनी से आके गवर्नमेंट एजेंसी में मेन पद पे उसको नियुक्त किया गया। हाँ, भुज करके है ना, गुजरात से आती है, और उसके हस्बैंड और वो दोनों ही बहुत शेयर मार्केट में खर्च करते थे, पैसा लगाते थे। तो मामला तो बहुत बड़ा मामला हो गया, और अपना कंसल्टेंसी सर्विस भी चलाती है भुज, और पहले वो भी शेयर लगाती थी, बट वो अब उसके हस्बैंड के नाम पे कर दी है। तो हस्बैंड के नाम पे की हो या जो भी हो, लोगों को होगा ना, लोगों को लगेगा ना धांधलीबाजी हो रहा है। जब सेबी रेगुलेटर खुद उसमें बेनिफिशियरी है तो खा के तुम्हारा जजमेंट होगा ठीक से, वो तो यानी कि तुम खुद आरोपी हो, तुम पे खुद आरोप है और तुम जजमेंट दोगे, तब तो समझ आओ किस तरह का जजमेंट होगा। सवाल ये उठेगा, क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा। मामला ये है, आया समझ में? अब देखो यहाँ एक एक चीज़ समझते हैं, देखो यहाँ पे एक एक चीज़ समझेंगे। क्या एलिगेशन है, हिंडनबर्ग रिसर्च ने क्या एलिगेशन लगाया है सेबी चेयरपर्सन के ऊपर? तो हिंडनबर्ग रिसर्च एलाइज डैट कि जो चेयरपर्सन है हमारे इंडियन कैपिटल मार्केट रेगुलेटर का, वही जो मिस भुज है, उनका तो खुद ही लगा हुआ है, स्टेक लगा हुआ है ऑफशोर एंटिटीज़ में, यानी कि जहाँ से पैसा बाहर से एफपीआई के रूप में आ रहा है, चाहे वो तुम्हारा ऑफशोर बरमूडा का हो या ऑफशोर मॉरिशस फंड का हो, खुद उनका पहले लगा हुआ था और अभी उनके हस्बैंड का है। और वो सेबी चेयरपर्सन यदि अडानी के ऊपर जो आरोप लगा है उस पर यदि फाइंडिंग्स वो ला रही है तो कितना सही होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो इन नटसेल कहा जाए तो हिंडनबर्ग ने सवाल उठा दिया है सेबी के ऑब्जेक्टिविटी पे कि आपने जो अडानी प्रोब किया, आप जो 24 पॉइंट्स आपको कहा गया था बनाने के लिए, आपने जो बनाया वो कितना आपने सही बनाया है। और मिस भुज के ऊपर आरोप लगा कि आप खुद ये अपने आप में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप खुद उसमें शामिल हो, आप खाक जजमेंट दोगे क्या? मुद्दा बड़ा हो गया। फिर आनंद फानन में आके इनको बोलना पड़ा कि यह सही बात है, हमारा था, हम पहले थे, यानी कि जब हम प्राइवेट कंपनी में थे तब हमारा शेयर था, जैसे हम सेबी में आए तो वो शेयर हम छोड़ दिए, मेरा हस्बैंड के नाम पे हो गया। कंसल्टेंसी भी चलाते थे हम फर्म, मैं जैसे हम सेबी में आए वो भी छोड़ दिया, वो हस्बैंड के नाम पे है। देखो यहाँ सिस्टमेटिक फेलियर हुआ है। सेबी यानी कि हमारा कैपिटल मार्केट जो कि आप $5 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है, जहाँ पूरा दुनिया का नज़र है हमारे, देखते हो दिन रात हमारा बढ़ते चला आता है सेंसेक्स और निफ्टी, जहाँ पूरा दुनिया का नज़र है भारत पे, और वहाँ पे चेयरपर्सन के ऊपर ही इतना बड़ा आरोप लगे तो बहुत भयानक रिजल्ट हो सकता है, इससे पूरा भारत को इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सिस्टमेटिक फेलियर ये है कि जिसका नियुक्ति हुआ है चेयरपर्सन का, तो प्राइवेट कंपनी से तो नहीं होना चाहिए था, यानी कि ऐसा बैकग्राउंड वाला आदमी का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जैसे एग्जांपल देखो, कोई पॉलिटिशियन जब इलेक्शन लड़ने के लिए जाता है तो अपना बताता है ना कि मेरे पीछे क्या क्रिमिनल केसेस था, मेरा कितना प्रॉपर्टी है, मेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, सब उसको बताना पड़ता है। फिर पब्लिक डोमेन में जाता है, पब्लिक देखता है और उस हिसाब से वोट करता है उसको। तो इसके लिए क्यों नहीं होना चाहिए था? सवाल ये है। आगे देखो, और बोला है कि रेगुलेटर ने ये भी बोला स्टूडेंट कि इनके जो हस्बैंड हैं, ठीक है, हस्बैंड एसोसिएट है लार्ज प्राइवेट इक्विटीज, ठीक है, एक प्राइवेट इक्विटी है जहाँ से पैसा आता है इंडिया में, उससे भी एसोसिएटेड है, जो कि इंडियन रियल इस्टेट मार्केट में पैसा खर्च होता है उससे। तो इसके हस्बैंड खुद ही स्टेक है। एलिगेशन ये है कि ये जो सेबी चेयरपर्सन है वो तो अपना एक कंसल्टेंसी फर्म भी चलाती है, तो कैसे? तो अब ये प्राइवेट वाला भी काम कर रही है, यहाँ पे रेगुलेटर भी है,
तो पूरी तरीके से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है इस बार का। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा इससे। तो देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, अब जाहिर सी बात है बहुत भयानक दबाव पड़ेगा। ये हिंडनबर्ग रिसर्च तो पूरा हिला देता है पकड़ के। 18 मंथ पहले वो तो मोदी जी हैं कि वो संभाल के रख देते हैं, नहीं तो बाकी जो सरकार होता ना वो तहस नहस हो जाता। ये बहुत बड़ा खुलासा है ये। तो इन्होंने क्या कहा कि देखो कि हम तो डिस्क्लोजर किए हैं, और जहाँ तक सवाल है कि इन्वेस्टमेंट में जो हमने फंड जो इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इसलिए किया है क्योंकि अनिल आहूजा के फंड में किया गया। तो अनिल आहूजा मेरे हस्बैंड का बचपन के दोस्त हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। हाँ, वही बुजेस इन्वेस्टेड हैड नो अडानी इन्वेस्ट, और जो वुज ने जो खर्च किया पैसा, जो फंड लगाया था, उसमें अडानी का नहीं है, अडानी का कोई शेयर ही नहीं है। तो ऐसा ये लोग दलील दे रहे हैं। एक फर्स्ट क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, ये लोग बोल रहे हैं, देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करना। दे हैव सेड दैट दे मेड द रिक्वायर्ड अपफ्रंट डिस्क्लोजर टू सेबी, यानी कि सेबी को जो जो चीज़ बताने का चीज़ है वो हम सब बता चुके हैं। ये लोग बोल रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन फंड वॉज मेड बिकॉज, हाँ उस फंड में हम क्यों खर्च किए, वो मॉरिशस फंड में खर्च क्यों किए, और दूसरा जो फंड था, बाहर का जो फंड था, बरमुडा वाला फंड में क्यों हम खर्च किए। हम खर्च इसलिए किए अनिल आहूजा का फंड, अनिल आहूजा के साथ, क्योंकि अनिल आहूजा बचपन का दोस्त है, वॉज ए चाइल्डहुड फ्रेंड, और इन्वेस्टमेंट वॉज रिडीम्ड व्हेन ही लेफ्ट, जैसे ही वो छोड़ दिया तो इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। एंड IIFL हैज़ क्रेडिटेड एट द फंड इन विच बुज, हाँ जो बुज ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें कोई अडानी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम अडानी ग्रुप के साथ तो इन्वेस्टमेंट किए ही नहीं है, ऐसा इन लोग का बोलना है। सेबी चेयरपर्सन ने यह भी कहा कि जब जब हमारे हस्बैंड का बात आता है, वही प्राइवेट इक्विटी का, उस कंपनी का नाम है बच्चे लोग ब्लैक स्टोन, जब ब्लैक स्टोन से रिलेटेड जब मीटिंग होता है तो हम उस समय नहीं रहते हैं, जब मुद्दा उठता है उसका तो हम रेस्क्यू कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, उस मीटिंग में हम नहीं रहते हैं। तो मतलब ये भी अपना दलील दे रही है कि क्योंकि उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जब प्राइवेट इक्विटी जो कि खुद ही उसके हस्बैंड चला रहे हैं ब्लैक डायमंड, ये ब्लैक स्टोन, तो उसका जब मीटिंग होता है, उसके बारे में जब चर्चा होता है तो खुद हम नहीं रहते हैं, क्योंकि उसमें मेरा हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें मेरा हस्बैंड का नाम जुड़ा है, तो उस समय हम अपने मीटिंग में हम अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। हर स्टेक्स इन द टू कंसल्ट, जहाँ तक सवाल है कि मेरा स्टेक है कंसल्टिंग फार्म से, हम मानते हैं, बट वो तो मैंने बता दिया है सेबी को, और अभी हस्बैंड मेरा चला रहे हैं वो चीज़ को, तो कैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इनका मानना है, ठीक है। दलील तो होगा ही होगा। तो चलो जो भी हो, यहाँ से फेलियर तो दिखता है। आखिर ये आरोप भी क्यों लगा, सवाल ये है। इसका मतलब सरकार को भी ठीक से चेक करके उसको नियुक्ति करना चाहिए था। ऐसा पर्सन को नियुक्ति क्यों हो, क्या भारत में जानकार लोग, रेगुलेटर लोग नहीं है क्या, एक से एक होंगे। तो टू सिस्टमेटिक फेलियर है यहाँ पे दिखता है। फर्स्ट तो क्या है कि जो डिस्क्लोजर जो नॉर्म्स फॉरेन फंड्स के लिए, यानी कि जो FPI से जो पैसा आ रहा है वो पता चलना चाहिए। यदि वो पता चलेगा तुरंत पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं कि अडानी का ऊपर से जो अडानी ग्रुप में आ रहा है, इसमें सच में इसका इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, वो तुरंत पता चल जाएगा। मैं बाहर से जो FPI जो आता है वो डिस्क्लोज करने के लिए तैयार ही नहीं है। इस बीच में कुछ महीना पहले सेबी ने टाइट किया था, मैं उसके बावजूद भी वो लोग नहीं माना। आज ज़्यादा टाइट करोगे तो बोलेगा कि हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, तो हमारे शेयर मार्केट को फर्क पड़ता है। तो ये यही बोला कि देखो यहाँ पे जब बिगेस्ट, जो पहले बता चुके हैं, बिगेस्ट जो आरोप लगता है अडानी ग्रुप पे कि स्टॉक मैनिपुलेशन करता है, और जो पब्लिक शेयर होल्डिंग का बात है 25% होना चाहिए, उसमें मैनिपुलेट किया है उसने, और उसका अपना आदमी ही इन्वेस्ट कर रहा था वहाँ से, यही ना आरोप लगा है 18 मंथ पहले जो लगा था। सेबी टिल नाउ कुछ नहीं बोला इस चीज़ को लेके, क्योंकि एक पॉइंट अभी भी बचा हुआ है। बोले 24 पॉइंट था, 23 पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट पर अभी भी काम हो रहा है, क्योंकि FPI का जो डिस्क्लोजर पता ही नहीं चलता है कौन कौन आदमी है। तो वो वाला पॉइंट अभी तक सेबी ने सबमिट नहीं किया। 23 पॉइंट सबमिट कर दिया, उसके आधार पे अडानी का कोई गलती नहीं है। एक जो पॉइंट है, जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पता चलेगा कि रियल क्या चीज़ है, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला जो चीज़ है, वही अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये दिखता है कि जो दुनिया में इतना बड़ा शेयर मार्केट जिसका $5 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, वो अपने आप में क्या है, प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। हाँ, वही बोला कि देखो, हाउएवर इट हैज़ टाइटन द डिस्क्लोजर नॉर्म्स,
फॉरेन फंड्स के लिए डिस्क्लोजर नॉर्म्स टाइटन किए थे, मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ अच्छे से जो होना चाहिए था। समझ गए ना? हाँ, इफ़ द रेगुलेटर, यदि रेगुलेटर ठीक से काम होता, रेगुलेटर ठीक से काम करता इन पोजीशन टू रिफ्यूज, यदि जो भी एलिगेशन लगा है हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा, यदि इसको बहुत जल्दी से डिस्पोज कर दिया आता तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता मार्केट को, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता चला कि मिस बुश इन्वॉल्व थी किसी न किसी, चलो वो नहीं थी तो उसका हस्बैंड थी, जब तो उसका हस्बैंड रहा है तो जाहिर सी बात आरोप तो लगेगा इनके ऊपर। तो फिर मार्केट में मैसेज क्या जाएगा? तो वही पूछा जाए कि रेगुलेटर मस्ट कंप्लीट द, जल्दी से जो इन्वेस्टिगेशन बचा हुआ है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे और जल्दी से पता करे कि एफपीआई में किसका किसका था पैसा, किसका किसका बरमूडा से, पनामा से किसका किसका पैसा आ रहा था, किसका किसका पैसा राउंड ट्रिपिंग हो रहा था, तब जाके रियल पता चलेगा कि वो पब्लिक शेयर होल्डिंग जो 25% का जो चीज़ है वहीं पकड़ाएगा ना, वहीं पकड़ाएगा। तो एक सिस्टमैटिक फेलियर। दूसरा देखो, दूसरा वही जो मैंने बता दिया कि सबसे बड़ी बात है आपको अच्छा मैकेनिज्म चाहिए। सीनियर टॉप मोस्ट सीनियर ऑफिशियल्स है ये लोग, सेबी रेगुलेटर, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, कितना बड़ा नाम है। इसके जो ऑफिशियल्स का जो नियुक्ति होना चाहिए वो बहुत अच्छे से होना चाहिए ना स्टूडेंट्स। तो डिस्क्लोजर नॉर्म्स बताओ कि जो पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन जिसको आप इंपॉर्टेंट पद दे रहे हो, अब तो एमएलए एमपी का भी आप चेक करते हो कि उसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, उसका कितना पैसा है, तो ये लोग का क्यों नहीं चेक होना चाहिए था? तो ये भी गलती हुआ है। अब क्यों प्राइवेट कंपनी वाले लोग को बुलाना पड़ा यहाँ पे? प्राइवेट कंपनी वाले लोग को बुलाओगे तो इस तरह कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ही होगा। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था। अब इससे पहले आई डोंट थिंक किसी चेयरपर्सन के ऊपर इस तरह का इतना बड़ा आरोप लगा हो। तो ये दो सिस्टमेटिक इश्यूज़ है, इसको सरकार को तुरंत सॉल्व आउट करना चाहिए, अन्यथा बहुत ही गलत मैसेज आएगा इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी। समझ गए ना? कंप्लीटेड।